हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जिसमें हम ऑक्यूपेशनल डिसीज़ेज़ भी कवर करेंगे। न्यूमोकोनियोसिस की सारी डिसीज़ेज़ जो होती हैं वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। सेकंड वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रिवेंटिव मेजर्स और ईएसआई एक्ट उसी में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये पीएसएम का टॉपिक है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है, तो ये हमें पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो आप उसे लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो है उस वो प्रिवेंटिव मेडिसिन में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ये 3 पार्ट्स में है, तो हम सबसे पहले इतना आधा पार्ट समझेंगे, फिर मतलब उसको पार्ट्स में समझेंगे। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ शुड एम टू प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ वर्कर इन ऑल ऑक्यूपेशन। देखिए, सारे ऑक्यूपेशन में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनकी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग्स का ख्याल रखना, उनको मेंटेन करना और उनको प्रमोट करना। ठीक है, अगर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो ठीक है, और मतलब मिल रही हैं तो उनको और मॉडिफाई करके और उनकी हेल्थ को प्रमोट करना। ठीक है, प्रिवेंशन अमंग वर्कर्स ऑफ डिपार्चर फ्रॉम हेल्थ कॉज्ड बाय वर्किंग कंडीशन। जो वर्कर्स हैं उनकी जो वर्क करने से हेल्थ ख़राब हो रही है या हो सकती है, उसको रोकना और उसको प्रिवेंट करना। द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर इन देयर एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम फैक्टर एडवर्स टू दी हेल्थ। एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो बीमारी हो रही है या वर्कर की हेल्थ ख़राब होने के जो चांसेस हैं, हमें उसका ख्याल रखकर वर्कर्स को प्रोटेक्शन देनी है और उसको उसकी बीमारी को होने से रोकना है। ठीक है, तो ये है हमारी ऑक्यूपेशनल हेल्थ की और ऑक्यूपेशनल डिसीज़ेज़ की डेफिनेशन। ऑक्यूपेशनल डिसीज़ेज़ क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट या ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ हो, या फिर है ना, ऐसी डिसीज़ जो कि काम करने की वजह से हो जाए या काम करते वक्त कोई बीमारी हो जाए, उसको हम ऑक्यूपेशनल डिसीज़ बोलते हैं। ठीक है, डिसीजेज अराइजेज आउट और इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ नोन एज ऑक्यूपेशनल डिसीज़। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे। इसको 6 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है: फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट, ऑक्यूपेशनल कैंसर, ऑक्यूपेशनल डर्मेटोसिस और साइकोलॉजिकल एजेंट। ठीक है, फिजिकल एजेंट में क्या आता है? हीट, कोल्ड, लाइट, प्रेशर, नॉइज, रेडिएशन एंड मैकेनिकल फैक्टर और इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम NRHM क्लैप की हेल्प से याद कर सकते हैं। N for noise, R for radiation, H for heat, M for mechanical factor, C से cold, L light, E इलेक्ट्रिसिटी और P for pressure। ठीक है, केमिकल एजेंट में गैसेस हैं, डस्ट है, मेटल्स, केमिकल और सॉल्वेंट। गैसेस में जैसे CO2, CO, HCl, डस्ट में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है, अब हम आते हैं बायोलॉजिकल एजेंट पे। बायोलॉजिकल एजेंट में ब्रूसेलोसिस, एंथ्रेक्स, एक्टिनोमाइसिस, माइकोसिस, टेटनस, हाइडेटोसिस, इंसेफेलाइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस और सिटिकोसिस। इसको हम बात हेल्प से याद कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशनल कैंसर, कैंसर ऑफ स्किन, लंग्स एंड ब्लैडर, उससे ऑक्यूपेशनल कैंसर्स होते हैं। ठीक है, सॉरी, ऑक्यूपेशनल कैंसर किसके होते हैं? स्किन के, लंग्स के और ब्लैडर के। ऑक्यूपेशनल डर्मेटोसिस से क्या होगा? डर्मेटोसिस और एक्जिमा हो जाएगा। ठीक है, साइकोलॉजिकल एजेंट हाइपरटेंशन और पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन जो कि 6 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, और इसके जो बड़े बड़े हैं उनको हमने निमोनिक दे दिए हैं उसके साथ। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीजेज ड्यू टू फिजिकल एजेंट। हीट में क्या क्या आता है? हीट हाइपरपायरेक्सिया, हीट एग्जॉशन, हीट सिंकोप और हीट क्रैम्प्स। कोल्ड में ट्रेंच फुट और फ्रॉस्ट बाइट आते हैं। लाइट में ऑक्यूपेशनल कैटरेक्ट। ठीक है, 4 है प्रेशर से रिलेटेड कौन कौन सी डिसीजेज हो सकती हैं? केजन्स डिसीज, एयर एम्बोलिज्म। नॉइज से रिलेटेड
ऑक्यूपेशनल डेफनेस हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से बर्न हो सकता है, रेडिएशन से कैंसर, ल्यूकेमिया, एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, मैकेनिकल से इंजरी और एक्सीडेंट्स के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा डिसीज़ ड्यू टू द केमिकल एजेंट। गैसेस में CO2 हुआ, CO हुआ, CS2, N2, NH3, HCl, SO2 की वजह से हमारे इन गैसेस की वजह से डिसीजेज़ हो सकती हैं और ये गैस पॉइजनिंग कराएंगी। डस्ट से कौन सी डिसीज़ होती है? न्यूमोकोनियोसिस। उसके दो पार्ट हैं, इनऑर्गेनिक डस्ट और एक ऑर्गेनिक डस्ट। और इनऑर्गेनिक डस्ट में कौन सी डस्ट आती है? कोल डस्ट, जिसको हम एंथ्रेकोसिस बोलते हैं। सिलिका से होने वाली डिसीज़ सिलिकोसिस होती है। एस्बेस्टोस से होने वाली डिसीज़ एस्बेस्टोसिस। आयरन से होने वाली डिसीज़ सिट्रोसिस, जिसको हम सीका से याद कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक डस्ट में आती है केन फाइबर, जिसको हम बैगस हो, उससे रिलेटेड कौन सी डिसीज़ होती है? बैगसोसिस। कॉटन डस्ट से रिलेटेड कौन सी डिसीज़ होती है? बेसिनोसिस। टबैको से टबैकोसिस हो जाती है। हे और ग्रेन डस्ट से फार्मर्स लंग, ठीक है, फार्मर्स लंग डिसीज़ हो जाती है। मेटल और देयर कंपोनेंट्स। मेटल से कौन सी डिसीजेज़ होती हैं? ठीक, कौन कौन से मेटल होते हैं? लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम, मैग्नीज। अब केमिकल, कौन कौन से केमिकल होते हैं? एसिड, एल्कली और पेस्टिसाइड्स। अब हम इसमें देखते हैं डिसीजेज ड्यू टू बायोलॉजिकल एजेंट। एंथ्रेक्स, एक्टिनोमाइकोसिस, ब्रूसेलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, टेटनस, एंसेफेलाइटिस। इसका पहले है ना बात हेल्प एक अनिमोनिक है, तो आप इससे पूरा याद कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कम है। ऑक्यूपेशनल कैंसर, कैंसर ऑफ लंग, स्किन एंड ब्लैडर। डर्मेटोसिस है डर्मेटाइटिस, एक्जिमा। और डिसीज ऑफ साइकोलॉजिकल एजेंट हाइपरटेंशन हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ठीक है। न्यूमोकोनियोसिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में आता है, ठीक है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। न्यूमोकोनियोसिस एक ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज़ है जो कि है ना डस्ट के इन्हेलेशन से होती है, ठीक है। डस्ट को अगर हम इनहेल कर लेंगे तो उससे लंग डिसीज़ होने के चांसेस हैं, ठीक है, लंग डिसीज़ हो सकती है। डस्ट का साइज़ कितना होता है? 0.5 to 3 माइक्रोन्स, ठीक है। 0.5 to 3 माइक्रोन डस्ट पार्टिकल का साइज़ होगा, जो कि मोस्ट डेंजरस होता है। वो है ना हेल्थ हज़ार्ड कराता है, हेल्थ में प्रॉब्लम कराता है। और क्या कराता है? न्यूमोकोनियोसिस। डस्ट से होने वाली डिसीज़ेज़ कौन सी डिसीज़ कहलाती हैं? न्यूमोकोनियोसिस। अगर वो लंग्स के मतलब वो जो डस्ट है, जो छोटे पार्टिकल वाली डस्ट है, वो लंग्स के अंदर पहुंच जाती है बहुत आसानी से, ठीक है। हज़ार्डस इफेक्ट ऑफ डस्ट ऑन लंग्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर। अब क्या है कि है ना जो डस्ट है वो अपने हज़ार्डस इफ़ेक्ट दिखाती है, वो अपने हज़ार्डस इफ़ेक्ट मतलब वो अपने खतरे वाले इफ़ेक्ट दिखाती है। और वो है ना वो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कितना केमिकल कंपोजिशन है उसका, ठीक है, कितनी खतरनाक। हज़ार्डस इफ़ेक्ट मतलब अपने खतरनाक इफ़ेक्ट दिखाती है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। फाइननेस मतलब कितना साइज़ है पार्टिकल का, कितना छोटा पार्टिकल है ना, या कितना बड़ा पार्टिकल है। कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट इन एयर, एयर में है ना कितना डस्ट है उस पर भी डिपेंड करता है ना। पीरियड ऑफ एक्सपोजर, हेल्थ स्टेटस ऑफ पर्सन एक्सपोज्ड। तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है न्यूमोकोनियोसिस। अब न्यूमोकोनियोसिस में कौन कौन सी डिसीजेज आती हैं? देखिए, सिलिकोसिस होती है, एंथ्रेकोसिस, बिसिनोसिस, बेगासोसिस, एस्बेस्टोसिस और फार्मर्स लंग। सिलिकोसिस सिलिका डस्ट से होती है, एंथ्रेकोसिस कोल डस्ट से होती है, बिसिनोसिस होती है कॉटन डस्ट से, बेगासोसिस होती है केन फाइबर से, एस्बेस्टोसिस होती है एस्बेस्टोस से। फार्मर लंग्स डिसीज़ जो होती है वो हे और ग्रेन डस्ट से होती है। न्यूमोकोनियोसिस का कोई इलाज नहीं है, ठीक है, वो सही नहीं हो सकती है। तो इससे बढ़िया है कि हम उस डिसीज़ से खुद बच जाएं, ठीक है, वो हम डिसीज़ेज़ होने ही ना दें। तो हमें पूरे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। अब हम आते हैं सिलिकोसिस। फर्स्ट डिसीज़ कौन सी है? सिलिकोसिस। ये एक लंग डिसीज़ है जो कि सल्फ़र डाइऑक्साइड के इन्हेलेशन से होती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम सिलिका बोलते हैं, ठीक है, सिलिका और फ्री सिलिका भी बोल सकते हैं। थ्री टाइप ऑफ सिलिकोसिस होती है: अक्यूट सिलिकोसिस, एसिलरेटेड सिलिकोसिस और क्रॉनिक सिलिकोसिस। अक्यूट सिलिकोसिस में क्या है? देखिए, कोई इंसान अगर काम करने गया है, ठीक है, बहुत कम टाइम का एक्सपोज़र है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सिलिका से एक्सपोज हुआ है, मतलब
कम टाइम है, टाइम तो मतलब वो बहुत कम टाइम के लिए वहाँ पे रहा है, लेकिन जो अमाउंट है सिलिका का, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सिलिका से वो एक्सपोज़ हो गया है, ठीक है? मिलियरी पिक्चर कैसी होगी, इसमें ओपेसिटीज़ दिखेंगी, ठीक है? लोअर लंग में ओपेसिटीज़ दिखेंगी इसमें, अगर हम एक्सरे वगैरह देखेंगे तो। अब सेकंड है एक्सेलरेटेड सिलिकोसिस। तो इसमें भी यही है कि है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिका से एक्सपोज हुआ है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कितना शॉर्ट पीरियड, 4 to 8 ईयर तक के लिए, ठीक है? इसमें इन्फ्लेमेशन होगा, स्कारिंग होगी और सिम्टम्स होंगे। ये प्रोग्रेस करते जाएंगे, इतनी जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करेंगे कि इतना ये क्रॉनिक सिलिकोसिस में भी प्रोग्रेस नहीं करते हैं, ठीक है? क्रॉनिक सिलिकोसिस अब थर्ड है, रिजल्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ लो अमाउंट ऑफ सिलिका डस्ट। मतलब ये है कि वो बहुत टाइम के लिए उस जगह पर काम तो किया है, लेकिन है ना, बहुत धीरे धीरे वो एक्सपोज हुआ है सिलिका डस्ट से, ठीक है? तो उसको हम क्रॉनिक सिलिकोसिस बोलेंगे और ये खतरनाक वाली बीमारी है, ठीक है? और कितना ड्यूरेशन, मोर देन 20 ईयर्स तक के लिए उसने काम किया है, तो धीरे धीरे उसके अंदर वो डस्ट भरती चली गई है। अपर जोन, लंग्स के अपर जोन में नोड्यूल्स मिलेंगे और हाइलर लिम्फ नोड्स में फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी, ठीक है? अगर टीबी, मतलब सिलिकोसिस की वजह से अगर टीबी हो जाता है तो उसे बोलते हैं सिलिको ट्यूबरकुलोसिस। अब क्या है कि सिलिकोसिस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? एक तो केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ पार्टिकल, पीरियड ऑफ एक्सपोजर, हेल्थ स्टेटस ऑफ पर्सन एक्सपोज्ड। द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, ग्रेटर द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सिलिकोसिस। जितने टाइम तक वो एक्सपोज रहेगा, जितने ज़्यादा टाइम तक, मतलब उतना ही चांसेस सिलिकोसिस का बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? पार्टिकल साइज बिटवीन 0.5 to 3 माइक्रोन आर मोस्ट डेंजरस। ये जो पार्टिकल साइज, मतलब 0.5 से लेकर 3 माइक्रोन तक के जो साइज़ होते हैं पार्टिकल के, वो बहुत डेंजरस होते हैं। और ये क्योंकि है ना, ये लंग्स के अंदर ईज़िली से, मतलब ईज़ी से पहुंच जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड वेरी करता है फ्रॉम द मंथ टू 6 ईयर ऑफ एक्सपोजर, मंथ से 6 ईयर तक के लिए ये वेरी करता है। पैथोलॉजी देख लेते हैं इसकी। जो पार्टिकल हैं वो फैगोसाइट के थ्रू इंजेस्ट कर लिए जाते हैं और एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ब्लॉक कर देते हैं लिम्फ चैनल्स को, ठीक है? पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं, वो फैगोसाइट से इंजेस्ट कर लिए जाएंगे, फैगोसाइट के थ्रू खा लिए जाएंगे और फिर वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और क्या करते हैं, लिम्फ चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। सिलिकोसिस पैथोलॉजिकली कैरेक्टराइज्ड बाय नोड्यूलर फाइब्रोसिस। इसमें हमें क्या देखने को मिलती है, नोड्यूलर फाइब्रोसिस। क्लिनिकल फीचर्स अगर हम देखें तो अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं वो इरिटेंट कफ होगा, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, पेन इन चेस्ट। लेट में अगर हम देखें तो है ना, टोटल लंग कैपेसिटी में इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगी। एक्सरे में क्या है कि एक्सरे में स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस दिखती है हमको। ट्रीटमेंट, कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। फाइब्रोटिक चेंज दैट हैव ऑलरेडी टेक प्लेस कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक है? अगर वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है, तो वो सही नहीं की जा सकती, रिवर्स नहीं हो सकती। इसके प्रिवेंटिव मेजर्स, कंट्रोल, डस्ट कंट्रोल मेजर, सब्सटीट्यूशन कर देंगे, कंप्लीट एनक्लोजर कर देंगे, आइसोलेशन, हाइड्रोप्लास्टिक और पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स। इसकी डिटेल हम सेकंड में, जब हम प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल डिसीज़ के, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। रेगुलर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए। अब हम आते हैं बैगेसोसिस, सेकंड डिसीज़ है। ये ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज़ है। ये बैगेज या फिर हम कहें शुगर केन डस्ट के इन्हेलेशन से होती है। Bagasosis has been shown to be due to the thermophilic actinomycetes, सॉरी, ठीक है? तो बैगेसोसिस किसकी वजह से होती है? थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिटीज, जिसका नाम है थर्मो एक्टिनोमाइसिस सैकेरेई। पैथोजेनेसिस इसकी देखते हैं। बैगेज जो होती है उसमें सिलिका नहीं होता है, ठीक है? 0% सिलिका होता है, तो उसमें फंगल स्पोर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। बैगेज डस्ट, जो शुगर केन डस्ट है, वो ब्रोंक्योल्स को ब्लॉक कर देती है और उसके वजह से ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकोनिमोनिया होता है, ठीक है? अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। ब्रेथलेसनेस, कफ, हीमोटाइसिस,
स्लाइट फीवर होगा, ब्रोंकियोलाइटिस हो जाएगा। और अगर वो ट्रीट नहीं किया जाता तो वो डिफ्यूज़ फाइब्रोसिस, मतलब उसमें फाइब्रोसिस हो जाएगी, एम्फाइसेमा हो सकता है और ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है, ठीक है। एक्सरे में क्या है, मॉटलिंग इन लंग्स। तो एक्सरे में क्या दिखेगा, लंग्स की मॉटलिंग दिखेगी। अब प्रिवेंटिव मेजर्स अगर हम देखें तो डस्ट कंट्रोल, वेट प्रोसेस, कंप्लीट एनक्लोजर और एग्जॉस्ट वेंटिलेशन करेंगे, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए पीपीई किट हम देंगे, जैसे मास्क, रेस्पिरेटर्स विद मैकेनिकल फिल्टर्स और विद ऑक्सीजन एंड एयर सप्लाई। प्रिवेंटिव मेजर्स डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीजेस, तो आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। थर्ड है मेडिकल कंट्रोल। तो इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं और मेडिकल चेकअप्स पे, पीरियोडिकल मेडिकल चेकअप्स पे रखते हैं। उससे हमें डिसीज़ेस के होने का ना होने का पता चलता रहता है। बैगेज कंट्रोल, तो इसमें by keeping the moisture content above 20% and spraying the baggage with 2% propionic acid, मतलब मॉइस्चर कंटेंट 20%, अगर हम उसको मॉइस्चर रखेंगे, ठीक है, उसमें मॉइस्चराइजेशन रखेंगे तो 20% तक का, तो उससे वो बैगेज कंट्रोल हो सकता है। और 2% प्रोपियोनिक एसिड को स्प्रे करने से भी वो बैगेज कंट्रोल हो सकता है, ठीक है, मतलब वो डस्ट पार्टिकल्स वो ज़्यादा फैलेंगे नहीं। थर्ड है एस्बेस्टोसिस। ये एक ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज़ है जो कि है ना एस्बेस्टोस से होती है। एस्बेस्टोस से होने वाली डिसीज़ को हम बोलते हैं एस्बेस्टोसिस। इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 5 to 10 ईयर तक के लिए। अगर कोई पर्सन इससे एक्सपोज हो रहा है, ठीक है, तो इसको डिसीज़ होगी। बहुत कम टाइम के लिए एक्सपोज हो रहा है तो डिसीज़ होने के कोई भी चांसेस नहीं है। 2 टाइप के एस्बेस्टोस होते हैं, सर्पेंटाइन और क्राइसोलाइट। सेकेंड है एम्फीबोल और कोकेडोलेट। तो क्या है कि एस्बेस्टोस का जो प्रोडक्शन होता है 90% वो सर्पेंटाइन वैरायटी का होता है, ठीक है। तो सर्पेंटाइन वैरायटी कैसी होती है, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट की होती है। अब जो सेकंड होती है एम्फीबोल, उसमें है ना बहुत कम लिटिल मैग्नीशियम की होती है वो। तो 2 टाइप के मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें कौन सा मिलता है, सर्पेंटाइन, इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। Both serpentine and amphibole can cause all asbestosis related disease except for mesothelioma। तो सर्पेंटाइन और एम्फीबोल दोनों जो हैं वो सारी जो मतलब वो सारी डिसीज़ कर सकते हैं, एस्बेस्टोस रिलेटेड डिसीजेज। एस्बेस्टोस से होने वाली जो डिसीज़ेज़ हैं वो सारी डिसीज़ेज़ सर्पेंटाइन और एम्फीबोल से हो सकती हैं, लेकिन मीज़ोथीलियोमा नहीं होगी। मीज़ोथीलियोमा केवल एम्फीबोल से ही होगी, ठीक है। पैथोलॉजी इसकी देखेंगे तो एस्बेस्टोस एंटर करेगा बॉडी में बाय द इनहेलेशन, फिर फाइन डस्ट डिपॉजिट होंगे एल्वियोलाई में, उसकी वजह से मतलब उसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस होगी। तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस से क्या होगा, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी होगी और डेथ भी होने के चांसेस हैं। और मतलब एल्वियोलाई में फाइन डस्ट डिपॉजिट होने की वजह से कार्सिनोमा भी हो सकता है ब्रोंकस का, मीज़ोथीलियोमा भी हो सकता है प्लूरा और पेरिटोनियम का। अब क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। अर्ली में डिस्निया होगा, लेट में अगर हम देखें तो क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, क्लबिंग देखने को मिल सकती है, कार्डिक डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है, साइनोसिस देखने को मिल सकती है। द स्पूटम शोज एस्बेस्टोसिस बॉडी which are asbestos fiber coated with iron and glycoprotein, ठीक है। एस्बेस्टोसिस बॉडी मिलती है, डम्बल शेप की बॉडी मिलती है उसमें। अगर हम उसका वो कराएंगे, मतलब अगर हम उसमें देखेंगे तो उसकी डम्बल शेप की एस्बेस्टोस बॉडी मिलेगी, जो कि है ना जिसमें एस्बेस्टोस फाइबर होंगे और वो कोट के मतलब और वो चारों तरफ किससे कोट किए होंगे, आयरन और ग्लाइकोप्रोटीन से। एक्सरे में अगर हम देखेंगे तो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलेगी, कहाँ पे, 2/3 ऑफ द लंग फील्ड, मतलब लोअर 2/3 ऑफ द लंग्स के जो लंग है उसके नीचे की तरफ 2/3 पे ना ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलेगी। प्रिवेंटिव मेजर्स में यूज़ ऑफ सेफर टाइप ऑफ एस्बेस्टोस, क्राइसोलाइट होता है और एमोसाइट होता है, ठीक है। सब्सटीट्यूशन ऑफ अदर इंसुलेंट जैसे कि ग्लास फाइबर, कैल्शियम सिलिकेट। डस्ट कंट्रोल करेंगे, प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन करेंगे और पीरियडिकल मेडिकल चेकअप करेंगे।
अब हम फार्मल लंग डिसीज़ पे आते हैं। ये एक ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज़ है जो कि है ना हेयर डस्ट और ग्रेन डस्ट की वजह से होती है। इन डस्ट और हेयर डस्ट with a moisture content over a 30% bacteria and fungi grows rapidly, causing a rise of temperature and rise a temperature of 40 degree to 50 degree Celsius। अगर कोई डस्ट है, ठीक है, ग्रेन डस्ट है या फिर हेयर डस्ट है, उसमें मॉइस्चर भी है, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट भी है, तो वो 30% बैक्टीरिया और फंजाई को ग्रो करने में हेल्प करेगा और उसका टेम्परेचर बढ़ा देगा 40 to 50 डिग्री सेल्सियस तक का। हीट एनकरेज द ग्रोथ ऑफ थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिटीज़। जो हीट है वो है ना, वो थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिटीज़ की ग्रोथ करा देगी, जिसकी वजह से फार्मर लंग डिसीज़ होती है, जो कि मेन कॉज है। रिपीटेड अटैक, अगर उसमें हम मतलब एक्सपोज होते रहेंगे, बार बार एक्सपोज होते रहेंगे, ठीक है, तो क्या होने के चांसेस हैं? पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी डैमेज और कोर पल्मोनल। फिफ्थ है हमारी एंथ्रेकोसिस। एंथ्रेकोसिस कोल माइनर्स में मिलती है। जो कोल माइनिंग में काम करते हैं उनमें ये एंथ्रेकोसिस मिलेगी। 2 फेजेस होते हैं, सिंपल और प्रोग्रेसिव। तो सिंपल न्यूमोकोनियोसिस में वेंटिलेटरी इम्पेयरमेंट मिलता है, और जब तक कोई वर्कर 12 साल से ज़्यादा एक्सपोज हुआ है तो उनमें ये डिसीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस, इसमें रेस्पिरेटरी डिसेबिलिटी हो जाएगी और रिजल्ट इन द प्रीमेच्योर डेथ होने के चांसेस हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारी मतलब यहाँ पे हमारी न्यूमोकोनियोसिस के डिसीज़ेस ख़त्म होते हैं और ऑक्यूपेशनल डिसीज़ हमारा इस वीडियो में ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स, जो कि इसके मतलब ऑक्यूपेशनल डिसीज़ेस से कैसे बचते हैं वो हम देखेंगे, और इसी में हम ESI कवर करेंगे। ऑक्यूपेशनल कैंसर्स हम देखेंगे। ये है ना, मोस्ट कॉमन साइट जो हैं वो अफेक्ट होती हैं स्किन, लंग, ब्लैडर और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में इसका ओवरऑल एक ही है कि है ना, किसी भी इंसान को उस इंडस्ट्री में या उस जगह पर 10 से 25 साल तक का अगर कोई काम किया है तो वहाँ पे है ना ऑक्यूपेशनल डिसीजेज भी हो सकते हैं और वहाँ पे ऑक्यूपेशनल कैंसर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि है ना बहुत कम टाइम के लिए वहाँ पे है और उसे कैंसर हो जाएगा, नहीं। 10 से 25 साल तक के लिए कम से कम उसे वहाँ काम करना होगा, तब उसे कैंसर के चांसेस होंगे, ठीक है। स्किन कैंसर होता है। स्किन कैंसर आर एन ऑक्यूपेशनल डिसीज अमंग गैस वर्कर, केक ओवन वर्कर, ऑयल रिफाइनर और रोड मेकर, ठीक है, इनमें स्किन कैंसर हो सकता है। लंग कैंसर, ये गैस इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में जो काम करते हैं, वो वहाँ मतलब उनको लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड सिगरेट स्मोकिंग, ये उनमें लंग के कार्स मतलब ये जो होते हैं वो कार्सिनोजन की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और जो सिगरेट है वो कार्सिनोजन की तरह एक्ट करती है, जो कि कार्सिनोजेनेसिस कराती है, मतलब कैंसर कराती है। कैंसर ब्लैडर इज कॉज्ड बाय एरोमेटिक अमाइन विच आर मेटाबोलाइज्ड इनटू द बॉडी एंड एक्सक्रीट इन द यूरिन। तो ब्लैडर का कैंसर मतलब ब्लैडर के कैंसर में क्या है कि है ना, ये एरोमेटिक अमाइन से होता है, जो कि है ना बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाएगा और यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद ब्लैडर कार्सिनोमा आर डाइज स्टफ और डाइंग इंडस्ट्री, सॉरी, ठीक है। तो जो डाई इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, ठीक है, तो उनमें कैंसर ब्लैडर होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है ऑक्यूपेशनल डिसीजेज़ और ऑक्यूपेशनल कैंसर। इन पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने ये डिटेल में पढ़ाया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी कमी आपको दिखती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें इंस्टाग्राम और मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।